नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में। लेटर का खेल हो रहा है। एक पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, एक संवैधानिक प्रक्रिया पे संदेह प्रकट किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा बिहार में जो हश्र इंडी अलायंस का हुआ है, वो विनम्रता के साथ अपने पराजय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां स्मरण आ रही हैं, जब वो कहते थे, हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है एसआईआर के संदर्भ में, एसआईआर इज अ क्लियर प्रोसेस, एसआईआर इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस, एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। एक स्पष्ट प्रक्रिया है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, मैं शब्दशः बोलना चाहता हूं। एसआईआर is the prerogative of the Election Commission of India as per the Article 324, 325 of the Constitution. SIR एक संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है अनुच्छेद 324, 325 और 326 के अंतर्गत। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार का माहौल और जिस प्रकार का एक वातावरण बनने का प्रयास हो रहा है, यह बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक नैतिकता के विरोध में है। It is against the spirit of constitution. It is against the spirit of constitutional morality as well. बहुत मन में पीड़ा होती है जब संविधान की बात करने वाले, बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्प के संविधान की पूजा करने वाले, मुझे समझ में नहीं आता है, आप संविधान के नाम पे राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने राजनीति के हिसाब से उस संविधान का अपमान करते हैं। यह बहुत पीड़ा का विषय है साथियों। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक संदेह के घेरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। हम जानते हैं बीएलओस कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। उनको लगातार धमकी दिया जा रहा है कि आप चुनाव आयोग के डायरेक्टिव्स को, चुनाव आयोग के निर्देशों को मत मानो। टीएमसी के गुंडों के द्वारा, सत्ता संपोषित अपराधियों के द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी को यदि यह बोला जाएगा तो आप कल्पना करके देखिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो संवैधानिक काम अपना कर पाएगा? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा पोषित आपराधिक तत्व, गुंडों के द्वारा बीएलओस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और जब ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में तो हम जानते हैं, हम भूले नहीं है वो चुनाव। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से खेला होबे के नाम पे हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ था। संदेश खली में टीएमसी के गुंडों के द्वारा दलित समाज की महिलाओं का संस्थागत रेप, संस्थागत हत्या, वो स्मरण आज भी जीवित है। पुनः ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डाल करके क्या वो दिन वापस लाना चाहती हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, पूरा देश चुनाव आयोग के साथ, संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के साथ मजबूती से खड़ा है। चिट्ठी लिखा ममता दीदी ने और यह कहा, एसआईआर पे संदेह प्रकट किया। मैं बताना चाहता हूं आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने का। हम भूले नहीं है वो दिन, नवीन चावला जो अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, शाह कमीशन ने कहा था कि नवीन चावला इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। खुद को इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताने वाले 2009 के आम चुनाव के पहले उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास हैं। टीएन सेशन का कार्यकाल, उसके बाद भी जिस प्रकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी इस देश में, वो तो भला हो इस सरकार का कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी नेता विपक्ष का हस्तक्षेप होगा, नेता विपक्ष की मौजूदगी होगी। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला है। इतने शांति प्रिय तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई। क्या आपने देखा कोई क्लेम आया? क्या आपने देखा कोई ऑब्जेक्शंस आए? कतई नहीं। और बिहार एक ऐसा प्रांत है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागृति से हम अवगत है। बिहार से पहली बार आज से 50 वर्ष पूर्व
जब देश में आपातकाल लागू किया गया था तो आपातकाल के विरोध में स्वर बुलंद हुआ था बिहार में। बिहार में जब एसआईआर का प्रोसेस इतने शांति प्रिय तरीके से हो गया, इतने स्मूथ तरीके से हो गया, 12 प्रांतों में एसआईआर का प्रोसेस इतने शांति प्रिय तरीके से हो रहा है, तो ममता बनर्जी कौन होती है इस संविधान के प्रोसेस के बीच में आने वाली? वो कौन होती हैं संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान बनने वाली? वो कौन होती हैं कि आम नागरिक को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली? वो कौन होती हैं? ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल के लोग पूछ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को डराना, सरकारी कर्मचारियों को संस्थागत रूप से धमकाना, ये कहां तक उचित है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। साथियों, जैसे ही एसआईआर की खबर बंगाल में आई, आप लोगों ने भी देखा भर भर के घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं। यह सिद्ध करता है, इससे यह बात प्रूव होती है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता क्षेत्र, नॉर्थ साउथ परगना, वहां से ममता बनर्जी की पार्टी को बहुत लीड मिलती आई है। कारण क्या था? आपने जानबूझ करके अपने तुष्टीकरण की राजनीति को फलीभूत करने के लिए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया है। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये तुष्टीकरण है। दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ पॉलिटिकल अपीजमेंट। ये अपीजमेंट नहीं चलने वाला है। आप देश के नागरिक हैं तो आपको मताधिकार है। किसी भी घुसपैठियों को, क्योंकि आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सूट करता है, इस आधार पे आपका नाम आ जाएगा, ये नहीं चलने वाला है। संविधान की अपनी अनुशंसा होती है, संविधान के अपने प्रावधान होते हैं, संविधान का अपना भाव होता है, संविधान की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। एंड नो वन इज अबव द रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को संविधान के ऊपर समझती हैं, वो अपने आप को रूल ऑफ लॉ से ऊपर समझती हैं, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। देश की जनता जिस प्रकार से बिहार में यह सिद्ध हुआ कि वो मजबूती से संविधान के साथ खड़ी है, वो मजबूती से चुनाव आयोग के साथ खड़ी है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहते हैं कि संविधान का उल्लंघन, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईआर की प्रोसेस को, उस प्रोसेस में कोई व्यवधान ना आए, ये आप सुनिश्चित करें। यदि जरूरत लगे तो एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय करें, यदि जरूरत लगे तो अपनी प्रशासनिक मशीनरी को और दुरुस्त करें, लेकिन जो अधिकार देश के लोगों का है, ये तुष्टीकरण की भेंट ना चढ़े, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसने लगातार पश्चिम बंगाल के दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों का उत्पीड़न किया है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम पश्चिम बंगाल के साथ खड़े हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्प के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं। किसी भी कीमत पे मैं पूरी आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि संवैधानिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा तार-तार ना हो। 12 प्रांतों में जिस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है, संवैधानिक मशीनरी ने सुनिश्चित किया है, पश्चिम बंगाल में भी इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आएगा। No one is above the rule of law, no one is above the Constitution of India, and the Election Commission of India must ensure that this process is conducted in a smooth and transparent manner like it was done in Bihar and like it is being done in 12 other states. किसी भ्रम में किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि ममता बनर्जी को यह लगता है कि अपने गुंडों के माध्यम से वो संवैधानिक प्रक्रिया को तार-तार करेंगी और मर्यादित करेंगी, तो आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूं, यहां ऐसा नहीं चलेगा। आपका जंगल राज, आपका हिंसा का रिकॉर्ड हमने देखा है। एसआईआर को लेकर के आम जनता के मन में सहमति है, यह प्रक्रिया कोई आज की नहीं है। 1952 से लेकर के 1966 में समय समय पे यह प्रक्रिया हुई है, कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, यह चुनावों के पक्ष में है, यह संविधान के पक्ष में है, लेकिन इस प्रकार से प्रक्रिया के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और भारतीय जनता पार्टी as a hardcore Democrat, as a hardcore constitutionalist, we will ensure, हम हर कीमत पे इसको सुनिश्चित करेंगे और प्रयास करेंगे जो ऐसे तत्व हैं, जो ममता बनर्जी के पार्टी में संस्थागत ऐसे आपराधिक और गुंडे तत्व हैं, वो इसके आड़े ना आए। मजबूती से हम संविधान, संवैधानिक संस्थानों के साथ खड़े हैं। और इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मताधिकार, मतदाता सूची
उसका शुद्धिकरण, इस प्रोसेस में कोई रोड ब्लॉक नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के नागरिक और पश्चिम बंगाल के लोग इसको सुनिश्चित करने के लिए जो संभव होगा उसको करेंगे। धन्यवाद। प्रश्न आप बताइए। इस तरह की तमाम खबरें आई हैं जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे कुछ लोग जो बांग्लादेशी अवैध तौर पर रहते हैं वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, वो खासतौर पर एसआईआर पर और ममता बनर्जी जिस तरह उनका जो आरोप है कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद करके, उस पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आज हमारा डिस्कशन का भी यही मुद्दा है इस वक्त में, लेकिन इस वक्त में हम आपको बताते हैं कि आज हम कौन कौन से मुद्दों को लेने वाले हैं। आज सबसे पहले हम इस वक्त में बात करने वाले हैं कि बिहार के बाद क्या बीएमसी में तकरार होना है इंडी गठबंधन के अंदर, और उसके बाद उसी मुद्दे पर बात जिस पर आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे यानी एसआईआर की बात, इस पर खास चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से रस्साकशी, क्योंकि सिद्धारमैया 2.5 साल पूरे कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन को बताया प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध। कहा कुछ राजनीतिक दल इस मुहिम को कर रहे हैं कमजोर। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता शुद्धिकरण सूची का कर रहे हैं विरोध। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बजट पूर्व परामर्श जारी। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा। देश विरोधी बयानों को लेकर बीजेपी ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ। कहा कांग्रेस के डीएनए में देश विरोधी खून, माओवादियों की तरह काम कर रही है कांग्रेस। लगाया देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान। सीएम सिद्धारमैया कर चुके हैं 2.5 साल का कार्यकाल पूरा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सीएम कुर्सी पर बैठने को लेकर बेकरार। 2.5 साल के कार्यकाल पर पहले बनी थी सहमति। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे कि इंडी गठबंधन, इसके अंदर बिहार के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर तकरार के मुहाने पर है, टूट के मुहाने पर कहिए। बिहार के बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की अग्नि परीक्षा होने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा ध्यान महाराष्ट्र में लगा दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बगैर किसी गठबंधन के ही बीएमसी चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बिहार में भारी शिकस्त के बाद एकला चलो रे के नारा को बुलंद कर रहे हैं क्या, या फिर एमवीए में जो वहां महाविकास अघाड़ी है उसमें बने रहने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सलाह को वो मानेंगे। मुंबई महानगर पालिका चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अब तक शिवसेना और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़कर बीएमसी पर अपना कब्जा बरकरार रखा करती थी, लेकिन इस चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के साथ है तो बीजेपी की महायुति अलग है। शिवसेना के साथ राज ठाकरे की मन से भी ताल ठोक रही है, जो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं है, जबकि एनसीपी शरद पवार को शिवसेना उद्धव से कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी का दावा है कि हमें बीएमसी चुनाव में अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के अकेले जाने से बीजेपी की जीत देख रही है कि बीजेपी जीत जाएगी। बीएमसी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत के बीच कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी को छोड़ना इंडी गठबंधन पर सवाल उठा रहा है, अस्तित्व पर ही। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस के नेता मानते हैं कि बिहार में अकेले जाने से कांग्रेस कुछ ज्यादा बेहतर कर पाती। 6 सीटें तो उन्हें बगैर किसी गठबंधन के भी मिल जाती। शिवसेना के मुखपत्र में सामना में लेकर उद्धव ठाकरे ने इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम बताया। कहा अगर अलग जाती है तो आत्मघाती होगा। उद्धव ठाकरे का मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को महाविकास अघाड़ी को साथ लड़ना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता असलम शेख का कहना है कि खुद की ताकत से ही लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। महाविकास अघाड़ी जो है वो अपनी जगह पे है और रहेगी, लेकिन ये स्थानिक स्वराज के जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका के, इसमें ज़्यादातर चाहे वो शिवसेना के लोग हों चाहे हमारे लोग हों, सारे लोगों ने यही कहा है कि ये खुद की ताकत पर लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ता को
पार्टी बढ़ाने का मौका मिले। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है और कांग्रेस पक्ष ने जो है वो खुद की ताकत पर लड़ने का निर्णय लिया हुआ है। हमारा अलायंस जो है शिवसेना के साथ नहीं होगा, लेकिन हमारा अलायंस शरद पवार जी की पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से वो हमारा नेचुरल अलायंस है। लेकिन सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को डुबो रहा है। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुनकर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जैसे बिहार की जनता ने जंगल राज को हटा दिया है, वैसे ही बीएमसी में भी महायुति ही इस बार सरकार बनाएगी। बिहार की जनता ने जो जीत हासिल की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है और बिहार में जंगल राज हटाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और इसीलिए वहाँ के माता बहनों ने, किसानों ने, युवाओं ने भर भर के मतदान किया है और इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर हासिल हुई है। बीएमसी में भी यही जलवा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, महायुति के बीएमसी में, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में सभी जगह महायुति जीतेगी। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। शिशिर, सबसे पहले आप ही से जरा कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है क्या, कि बिल्कुल अकेले जाएगी ही जाएगी? क्योंकि इस तरह के विचार आ रहे थे कांग्रेस नेताओं की तरफ से, लेकिन क्या कांग्रेस ने यह कंफर्म कर दिया कि अकेले लड़ेगी बीएमसी चुनाव? शिशिर, आप तक आवाज आ रही है? लगता है शिशिर तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। हम आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे शिशिर से कि क्या कुछ कांग्रेस ने क्या कंफर्म कर दिया है। विनोद जी, ये बताइए, जिस तरह से कि कांग्रेस की तरफ से ये चर्चा आ रही है, क्या शिशिर आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है। शिशिर, जरा बताइए कि क्या कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि वो जाएगी अकेले बीएमसी चुनाव में, या अभी ये सिर्फ एक विचार है, एक चर्चा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, इससे पहले मतलब 4-5 दिन पहले ही मुंबई में जो एक बैठक हुई थी जिसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी जो है चन्नीथला उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में जो यहाँ के स्थानीय नेता है उन्होंने ये ऐलान किया था। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस को जो है स्थानीय इकाई चुनाव में जो है अकेला लड़ना चाहिए, उनकी मांग है। हालांकि इस मांग को लेकर चन्नीथला ने ये कहा कि ये जो फैसला है ये स्थानिक नेताओं पर छोड़ दिया गया। मतलब ये काफ़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो जो बीएमसी चुनाव है, साथ ही साथ मुंबई महाराष्ट्र में होने वाले जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद के चुनाव है, वहाँ पर जो है कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है, लेकिन पूरी तरह से अकेले लड़ना नहीं चाहती। ये भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर जो कांग्रेस है महागठबंधन के साथ मिलकर जो है ये चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर बात करें खास तौर पर मुंबई की, तो मुंबई में कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी ताकत मुंबई में ज्यादा है, इसलिए उनको मुंबई में अकेले लड़ना है। हालांकि इसके ऊपर अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, खासतौर पर मुंबई की जो अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो सांसद है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनको जो उनके नेता है उनकी तरफ से मांग उठी है कि इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन जो है एकला चलो की नीति पर कांग्रेस अपनाने जा रही है। हालांकि मुंबई की बात है, लेकिन मुंबई के अलावा अगर आप पूरी तस्वीर देखें महाराष्ट्र की, तो ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी के जो अलग पार्टनर्स है, बात करें हम शरद पवार पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे की, हालांकि उनकी तरफ से ऐसी किसी भी प्रकार की बात अब तक नहीं की गई है। मतलब कोई एकला चलो की बात नहीं की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस महाविकास आघाड़ी में मनसे भी उनके साथ हो, और इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कांग्रेस के नेता, खासतौर पर अगर वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मारधाड़ वाली पार्टी जो है उनके साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी। उनका कहीं ना कहीं सीधा रुख जो है मनसे की तरफ था। कांग्रेस एमएनएस के साथ कंफर्टेबल है नहीं, ये बात सच है, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन विनोद जी,
उद्धव ठाकरे का जो सामना में लेख है विनोद जी, वो तो बिल्कुल साफ तौर पर उनकी घबराहट दिखा रहा है कि ले देकर एक बीएमसी बची है, कहीं उससे भी ना साफ हो जाए अगर कांग्रेस अलग लड़े या कुछ और दल अगर अलग हो जाए। क्या उद्धव ठाकरे घबराए हुए हैं? लालजी, अभी शिशिर ने आपको जो लोकल पॉलिटिक्स है उसकी स्थिति स्पष्ट की है। सवाल ये है कि ये तो लोकल लेवल पे ये बातें चल रही है, दिल्ली में क्या हो रहा है? तो दिल्ली में जो हो रहा है वो इस चीज को अगर आप देखिए कि पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ बड़ी बैठक हुई थी जी, जो बैठक तो थी एसआईआर पे रिवीजन को लेके, लेकिन उनके सामने में अब की तारीख में बिहार का चुनाव और बिहार का इलेक्शन रिजल्ट जो है वो आप कह सकते हैं एक लैंडमार्क है गठबंधन पॉलिटिक्स को लेके। अब बिहार में उनको 6 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के ही बड़े नेता कह रहे हैं कि इतनी सीटें तो बिना गठबंधन के भी वहां जीत लेते, बिल्कुल ज्यादा भी जीत सकते, जाते भी जीत सकते थे। कम से कम 8% 12% का जो वोट शेयर है उससे तो कम से कम अकेले अगर सब सीट पे लड़ते तो 15-20% शेयर का तो कम से कम हम ख्वाब देख सकते थे। तो ये चीजें उनके मन में एक है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में महागठबंधन अगर ये महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे तो शिवसेना, राज ठाकरे के मन से, शरद पवार के ये और सपा के साथ मिलके अगर इंडिया गठबंधन बन के जाएंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 से 22 उनको सीटें मिलेगी लड़ने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी की अकेले अब वहां पे अभी 31 सीटें हैं वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के अलायंस में क्यों शामिल हो? तो मैं इस चीज को देख रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उस बात को ये देख रहा है और महसूस कर रहा है कि इंडिया गठबंधन होने से उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रीजन में जो बड़ी पार्टियां हैं वो कम से कम कांग्रेस की शेयर हड़प ले रही है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो बाकी तो जिनका जो नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो तो ऐसे भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का तो समझिए कि नामो निशान भी मिट सकता है अगर बीएमसी से हट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय की कमी है। शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे चलकर हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर को लेकर क्यों इस तरह से घमासान मचा हुआ। इसी को लेकर कुछ देर पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब हम बात करने वाले हैं, आज की खास चर्चा करेंगे कि एसआईआर से इतनी घबराहट क्यों भाई, इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है एसआईआर से, और खासतौर पर कुछ राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में एसआईआर पर यह रार क्यों? बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, चल रहा है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में एसआईआर को लेकर गजब की बेचैनी सामने आ रही है, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टियों में। पश्चिमी बंगाल में 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश से आए कई लोग अपने मूल निवास को लौटने में लगे हुए हैं। जाहिर है कि बीएलओ ने उन्हें वोटर कार्ड के एवज में कुछ कागजात भी मांगे हैं कि ये भी दीजिए कागज। गौरतलब है कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिन परिवारों के नाम हैं उन्हें तो पेपर देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बेचैनी जितनी अवैध घुसपैठियों में है उतनी ही उससे ज्यादा टीएमसी सरकार में भी है। टीएमसी के नेता एसआईआर को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। पहले इस विरोध को लेकर लोगों को उकसाते हुए दिखे और अब तो बीएलओ पर वर्कलोड का बहाना बता रहे हैं। कई लोग 25 से ज्यादा बीएलओ की सुसाइड का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक कह रही थी मानबो ना, यानी मानेंगे नहीं, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख रही हैं। ममता ने बूथ स्तर के अधिकारियों बीएलओ पर अमानवीय कार्य का दबाव का हवाला देकर इसको तुरंत रोकने की मांग तक कर डाली है। लेकिन सवाल यह है कि यही ममता बनर्जी 2 महीने पहले बीएलओ को धमका रही थी कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद उन्हें राज्य सरकार के पास ही फिर से आना है, लेकिन अब उन पर हो रहे अत्याचार का हवाला दे रही है।
तो बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार ने पूछा कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, कहीं बीएलओ की ओर से शिकायत नहीं आई, केवल पश्चिम बंगाल में ही वर्क प्रेशर और आत्महत्या क्यों है? उन्होंने ममता पर एसआईआर में बाधा डालने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को अपना एक अलग से पत्र लिखा। ममता बनर्जी कौन होती हैं एसआईआर पर रोक लगाने वाली? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। ये देश में 9वीं बार हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ममता पहले दिन से ही लोगों को डरा रही। ममता बनर्जी सत्ता खोने के डर से हंगामा कर रही हैं। जो मृत हैं, फर्जी वोटर्स हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या इनके हटने के डर से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान है? साल 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के वोट का अंतर महज 22 लाख वोट ही था। 22 साल बाद बंगाल में मतदाता सघन पुनरीक्षण हो रहा है, तो जाहिर है कि इन वर्षों में हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई होगी, हजारों लोगों ने अपना निवास स्थान भी बदल लिया होगा, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम बदस्तूर जारी है। तो क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? अब यह अलग बात है कि जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी संसद में पहले जोरदार हंगामा किया करती थी, उनके खिलाफ आज उन्हीं को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने एसआईआर की शुरुआत होते ही कई शहरों से बस अपना बोरिया बिस्तर भी समेटना शुरू कर दिया है। लेकिन जमीनी सच्चाई भी सामने आ रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया है कि वो किस तरह से एजेंट को पैसा देकर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके दस्तावेज बनाने में मदद की थी, लेकिन अब एसआईआर के चलते वो भागने के लिए मजबूर हो गए। যাও বলে কিভাবে জামিনটা কিভাবে এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে, আগে মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। 2002 এর পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি বাংলাদেশ চলে যাবো, তাই এখানে বসে আছি। আমরা বিরাটি ছিলাম, পরে এসেছিলাম বর্ডার দিয়ে, আর যাওয়া হয়নি। মোটামুটি 3-4 বছর। আমি অনলাইনে কাজ করতাম। অনলাইনে এমনি ভাড়া খাটতাম বাইক নিয়ে, ওই তো বাইক নিয়ে रैपिडो करता। आज के ज़माने में हकीकत को छुपाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमेशा के लिए ये बात सही, लेकिन आजकल और ज़्यादा ये हो गया है। बहरहाल टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो BLA 2 है, जो डोर टू डोर काम कर रहे थे, जेन्युइन वोटर्स को हेल्प कर रहे थे, उसके ऊपर हमला कर दिया भाजपा वालों ने। क्यों हमला किया? हमला इसलिए किया, भाजपा का जो वहां पे कंस्पिरेसी था, जेन्युइन वोटर लोगों को हैरास करना, एलिमिनेट करना, फॉर्म नहीं देना। हमारा वर्कर BLA 2 जो थे, वो दोनों घर घर डोर टू डोर जा रहे थे। वो कॉन्स्पिरेसी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए बुरी तरह से अटैक कर दिया। लेकिन भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि टीएमसी की धांधली अब बड़ी जल्दी बंद हो जाएगी। One representation and few suggestion to Mr. Ganesh Bharati. He is representing from the ECI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग कुछ बात बताया यहाँ SIR को लेकर, और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, BLO का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो BSK का एम्प्लॉय है, TMC का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए।
वैसे तो देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और चलेगी, लेकिन बंगाल में तो जबरदस्त खलबली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ सिकदर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संजय सरकार जी, टीएमसी नेता, बहुत बहुत स्वागत संजय सरकार जी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले प्रसेनजीत आपके पास जाता हूँ। ये तो जिसे कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको लाइटर वे में रखता हूँ। प्रसेनजीत, जब कभी भी हम लोग खेत में, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूं, जब खेत में पानी डालते थे ना तो बिल में छुपे हुए चूहे जो है वो निकलने लगते थे। पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही है प्रसेनजीत दा, उससे तो ये लगता है एसआईआर वही पानी का काम कर रहा है क्या? अब क्या क्या बोले। अब अभी तो पहले बता दें कि इंफॉर्मेशन की मंगलवार को फिर से एक रोड प्रोटेस्ट की ऐलान किया है ममता बनर्जी। बोनगांव में उन्होंने एसआईआर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखी है। ये बोनगांव बॉर्डर के काफी नजदीक है और ये मोतुआ लोगों की इलाका है और यहाँ पे काफी सारे इस तरह की बिल में छुपे हुए लोग रहते हैं जो आजकल बॉर्डर से बांग्लादेश भागने की कोशिश में है जी। ये पहली इंफॉर्मेशन है, थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया गया। दूसरी बात है, जो चिट्ठी ममता बनर्जी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, इसको रद्द करना चाहिए क्योंकि 3 महीने में इस तरह से एसआईआर का काम नहीं हो सकता। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि 3 महीना में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जब सवाल उठाया था कि 3 दिन में पूरे मुसलमान समाज को ओबीसी कैटेगरी में डालने के लिए जो सर्वे है वो नहीं हो सकता, तब इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि ये पूरे मुसलमान समाज को बंगाल में ओबीसी कैटेगरी में घुसाने के चक्कर में जी जो जुडिशियरी ने रद्द कर दिया था। ठीक है। तो लेकिन वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने 3 दिन में सर्वे के नाम पर जो करने की कोशिश की, उसके चक्कर में बंगाल की पूरे नौकरी, पूरे जो एजुकेशन सिस्टम पूरे खलबला गया है। बिल्कुल। तो पहले तो उन्होंने ये साबित करे कि 3 दिन में पूरे 3 करोड़ मुसलमानों को ओबीसी सर्वे में कैसे उन्होंने कर दिए थे, तो ये पहले साबित करे, उसके बाद ये चिट्ठी का क्या आधार है ये साबित करे। बिल्कुल, ये तो 3 महीने में। ठीक है। तो ये फालतू का चिट्ठी, ये फालतू का ये सब बातें बंद करे, दबाव बनाने की कोशिश है। लौटता हूं आपके पास। ये बहाने बनाने की बातें बंद करे। जो शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया ये सच है। ठीक है। बीएलओ का जो फाइनेंस फाइल है वो बंद है जी। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो दिया नहीं गया। ठीक है। और इस तरह की जो अड़चने डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की काम पे, इस जो मेजर इश्यूज है इसके बारे में बात करें और फालतू का राजनीति ना करें। ठीक है, मैं लौटता हूं। संजय सरकार जी जो है वो अब जवाब तैयार कर रहे हैं, अभी मुझे लग रहा है। मैं संजय सरकार जी के पास पहुंचूं उससे पहले विनोद जी, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर, भाई एसआईआर की प्रक्रिया तो बिहार में हुई, सफलतापूर्वक संपन्न हुई, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में चल रही हैं, आगे और जगहों पर होनी है। कोई पहली बार देश में एसआईआर हो नहीं रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो घबराहट है, ये जो खलबली है, उसके पीछे क्या वही है जो अभी हम कुछ लोगों की बाइट सुनवा रहे थे, कुछ लोगों की बातें सुनवा रहे थे कि वो कैसे आए, कैसे उनका कागज बना? लाल जी, मुझे आप थोड़ा सा हम लोगों को याद करना चाहिए, शायद भूल गए होंगे लोग कि जब बिहार के एसआईआर को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें टीएमसी भी थी। और ये पता नहीं टीएमसी का उसमें आने का क्या मतलब था। बहुआ मोइत्रा गई थी। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा याद करना चाहिए कि उस समय में टीएमसी भी ये एसआईआर के विरोध में वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था इन लोगों को कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन का हक है, और इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि समय समय पर वो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए इस तरह की पहल करे। आज अगर ये सारी चीजें आप ये देखिए कि एक साथ ये दूसरे फेज का जो एसआईआर है, एक साथ 12
राज्य और यूटी में ये एसआईआर चल रहा है, सिर्फ इतनी परेशानी पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? ये सवाल, और ये पश्चिम बंगाल में क्यों है, ये सवाल का जवाब तो ममता बनर्जी को खुद देना चाहिए। बिल्कुल। जो ममता बनर्जी लगातार 2006-7 के समय में, आपको भी याद होगा कि संसद में अवैध घुसपैठियों को लेके इतना हंगामा करती थी जी, एनआरसी की मांग करती थी जी। वो ममता बनर्जी आज एक शुद्ध, जो आपको कहते हैं प्योर वोटर लिस्ट, वो भी बनाने के लिए राजी नहीं है। तो अगर ये राजी नहीं है तो सच में ये कुछ दाल में काला है। और ये बात बीजेपी जानती है कि क्या ममता बनर्जी सच में एसआईआर के बाद, वो शायद चुनाव के बाद उनका क्या परिणाम होगा, ये अंदेशा उनको ज्यादा सता रहा है। यही कहीं इसी अंदेशा की वजह से इतना तीखा विरोध है क्या संजय सरकार जी? ये जो अंदेशा है, क्या इसी वजह से इतना तीखा विरोध है? क्योंकि हो तो भाई सब जगह पर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई वोटर है नहीं। अभी हमने कैमरे में कई लोगों की बातें सुनवा दी कि हाँ वो अवैध रूप से आए थे और टीएमसी के लोगों ने उनके कागजात बनाने में मदद की थी। बताइए संजय जी। नहीं आप तो स्टार्ट बहुत अच्छे तरफ से किए थे लाल बाबू, बहुत अच्छे तरफ से किए हैं। बोले खेत में जब माने पानी डाला जाता है चूहे बाहर निकल, हाँ ये बिल्कुल स्टार्टिंग बहुत बढ़िया बोला। लेकिन मैं आज उसी को घुमा के बताऊं, अगर नाइट्रिक एसिड निकाल पड़ने से नाइट्रिक एसिड जितना मतलब जो नागीना साफ है ना वो निकाल के आता है। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड पड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को शरीर से जो मांस निकाल गया है, अभी कंकाल हो गया पूरा बंगाल में। मतलब ऐसी स्थिति है जो BLA 1 के बाद में BLA 2 देने के लिए चिल्ला रहे हैं, दे नहीं पा रहे। हम बोल रहे हम उधारी में आदमी आपको दे देता, लियन में दे देता, ले लीजिए। ये तो मतलब कंकाल सर अभी दिखाई दे रहा है। इसको जो स्थिति है, इसके एक नेता है सायंतन बोसु बोल रहा है, बोले 26 में भारतीय जनता पार्टी को 26 सीट मिलने वाला नहीं है। अच्छा एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको खोल के बताता हूँ, मेरे को बीच में मत टूकिएगा लाल बाबू, उम्मीद करता हूं। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए बात। हाँ ठीक है। आज क्या हो गया रेशियो 90-10 कैसे रेशियो हो गया, मैं आपको बताऊं। मैं एसआईआर का पूरा देखने के बाद बता रहा हूँ। जो 2002 से लेके 2023 के बीच में मैं बताता हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 30 सांसद सदस्य है, जिसमें 2023 तक गोपालगंज में स्वपन मजूमदार जो बनगा तो एमएलए है उनको था, दूसरे नाम था गोपालगंज बांग्लादेश, जहां आवामी लीग का शेख हसीना लड़ाई कॉन्टेस्ट करते थे, जहां पर वो भी बहुत भरे से, मतलब 2,51,000 पोल होते थे, 2,50,000 वोट से हसीना भी जीते वहां से। ऐसा स्थिति था वहां पर, इतना लोकप्रिय था। बाद में इंडिया में भाग के आने पड़ा। लेकिन वो सपन मजूमदार के भी वही स्थिति है। 2002 में सपन मजूमदार को अच्छा, इंडिविजुअल केस छोड़ करके मुद्दे पर आइए। दादा मुद्दे पे आते हैं। हाँ, दादा हम किसके लिए लड़ रहे हैं ये सुनिए ना पहले। अशोक कितने नहीं, उनको भी एक ही 2002 में भी नहीं, उसके एमएलए दो बनगा जो दक्षिण से है। असीम सर का जो हरिंगाटा से जो एमएलए है उनको भी एक ही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए 12 से 15 एमएलए दीदी से मिलके बोले दीदी आप किसी भी हाल में एसआईआर आपको रुकना चाहिए। तो 2002 से 2023 के बीच में बांग्लादेश में जब पॉपुलेशन मतलब 15% हिंदू था, वो 6.5% ठीक है। इस पर मैं जवाब लेता हूँ। सुनिए हाँ। आप सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ नहीं मैं सुन तो रहा था। थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे तब मैं सौरभ जी के पास भी जाएंगे। नहीं सौरभ अच्छा था, सौरभ मेरा छोटा भाई है। हाँ बिल्कुल, साथी भी है मेरा। तो छोटे भाई को भी थोड़ा बोलने का मौका दे दीजिए। ना उनके ताऊ मेरे से बहुत, हम लोग बहुत अच्छा रिलेशन, एक साथ में एक समय में हम लोग काम किया। ठीक है, मैं एक चीज बता। लेकिन उसमें क्या हो गया, मतलब उस समय से लेकर अभी 6.5% हो गया। लगा अगर क्या हो गया, 1 से 1.5 करोड़ अगर वोट का अगर कहीं पे काटा जा रहा है, हिंदू को काटा जा रहा है, ये प्रसन्नजीत बोल नहीं सकता। तो प्रसन्नजीत आरएसएस का दक्षिण कोलकाता का संगठन का आदमी है और कोई पत्रकार नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। प्रसन्नजीत दा के ऊपर आपने हमला कर दिया, प्रसन्नजीत दा के ऊपर हमला कर दिया, सारे दावा कर दिया। आपने कह दिया 26 सीटें भी नहीं आएगी। मैं कहता हूं आपको अगर ये लग रहा है कि इनकी 26 सीटें भी नहीं आएगी तो एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पे क्यों इतने आप घबराए हुए हैं, ये बताइए मुझे। मैं आता हूं आपके पास, सौरभ दा के पास पहले। सौरभ दा बताइए, सौरभ दा की पहले प्रतिक्रिया लेता हूं। सौरभ दा ये बताइए कि जो बातें अभी संजय जी ने कही कि भाई जो बीजेपी है उसका रुख इस तरह का है, वो एसआईआर को लेकर कहां खड़ी है, आप जरा उस पर जवाब दीजिए। और उन्होंने कहा कि भाई इनकी तो 26 सीटें भी नहीं आने वाली। हमने सायंतन बोसु बोला, इनका नेता। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। 26 सीटें आएगा नहीं आएगा ये लेके खुश रहे संजय दा और उसका पार्टी। हम तो चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, जो राय देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। यही भाजपा हर स्टेट में करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ नए नए तथ्य हमको सुनने को मिला। जैसे प्रसन्नजीत दक्षिण कलकत्ता में रहते, मेरे को पता नहीं था, मैं बचपन से जानता हूँ उनको। दूसरी बात है कि देखिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा था। देखिए, यहाँ पे सिंपल बात है कि एसआईआर कर रहा है भारत का चुनाव आयोग। एसआईआर तो बीजेपी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग एक शासित संस्था है, और चुनाव आयोग अगर इसको एसआईआर को इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब ये राष्ट्र का काम कर रहा है। तो तृणमूल हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, इसमें सहायता करना चाहिए। बिल्कुल। आपने एसआईआर का काम पे जितने तरीका से आप नाराजगी जताने का जगह था, आपने सब आजमा लिया। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आपको थप्पड़ मारा और बोला इसको करना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं लगेगा, डंके के चोट पे एसआईआर। तो फिर ऐसे आता है, तो उसके बाद ममता दीदी इतना घबरा क्यों गई? कभी वो चिट्ठी लिख के बोल रहे हैं कि एसआईआर को रद्द किया जाए, कभी उसका प्रवक्ता कुणाल घोष जी जो बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बोल रहे हैं कि हमारे आदमी को पीटा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये लंबे समय बाद सुनाई पड़ा कि बीजेपी वालों ने टीएमसी वाले को पीट दिया। बीजेपी वालों ने टीएमसी को मारा, ये भी सुनना पड़ रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है कि टीएमसी पार्टी इसमें इसलिए डर गया है, जो पानी का मिलावट करते थे, जैसे आपने शो का शुरुआत किया था कि 22 लाख का एक फासला था। यही आप देखिए बिहार बांग्लादेश के साथ या और कोई कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ये बिहार से लगभग 60 लाख से ऊपर नाम बात बिल्कुल, ये बात सही है कि एसआईआर की ज्यादा जरूरत है बंगाल में। मैं लौटता हूँ दादा, बंगाल में ज्यादा जरूरत है, और ये नाम जब बढ़ जाएगा, टीएमसी कहाँ पे खड़ा होगा ये संजय दा भी जानते हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग जानते हैं। लौटता हूँ प्रसन्नजीत दास, संजय जी ने कुछ आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, आप अगर संक्षेप में कुछ बोलना चाहें तो। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ममता बनर्जी कल एक एक्स में लिखकर बताई थी, शोक जताया था कि 4 नवंबर से कल तक 28 लोग एसआईआर के कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। तो मुझे तो पहले ये ममता बनर्जी को सवाल पूछना है कि ये 28 लोगों को उन्होंने वोटर लिस्ट से उनका नाम कटवाना है कि नहीं कटवाना है ना, कटवाने का काम किया है कि नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि पूरे बंगाल के लोगों को पता चलना चाहिए कि हर कब्रिस्तान में और शमशान घाट में ममता बनर्जी पुलिस को बोल दिया है कि जो भी मरेंगे उनको एसआईआर में, माने अननेचुरल डेथ है तो एसआईआर में डालना है। तो ये दादा को समझना चाहिए। तो ठीक है, कोई अगर मर जाए। तीसरी बात यह है कि अगर ये मरने का रेट है तो 2002 से 2025 तक कितने लोग मरे हैं, तो और कितने लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की जरूरत है, वैसे बाहर करना है। तो इसीलिए एसआईआर जरूरत है सर जी। सिर्फ ये काम कर दे तो कृपा करके तो एसआईआर ठीक हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, बंगाल में जिस तरह से टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, एक बात तो बिल्कुल साफ है, एसआईआर तो वहां होना है। ठीक है, इसको तो अब कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में आप आगे इस मामले पर क्या होता हुआ देख रहे हैं विनोद जी? दादा, जवाब तो इनको लालजी मिला है, सरकार साहब को सौरभ जी ने दिया है, बहुत शानदार तरीके से टेक्निकल बातें रखी है। मैं भी सरकार साहब के सामने में कुछ टेक्निकल बात ही रखता हूं। रख दीजिए कि बीएलओ जो है, जिसको आप अगर इलेक्शन कमीशन ने 2002 का एक बेंचमार्क दिया कि 2002 में के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जो वेबसाइट पे है, उसमें जिन परिवारों का नाम है, ठीक, उन्हें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है जी। तो दादा, आपके साथ में दिक्कत क्या है? इस बीएलओ के जो आप वर्कलोड बता रहे हैं, उन 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी मतदाता होंगे, उनके परिवार को तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहां से आए, किस तरह से आए, आपका वोट कब था, पहले कब कटा, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन 2002 के बाद जो बंगाल में बढ़े हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि एक एक जगह पे आपके एक बीरभूम से लेके और जो भी अब 2-3 जगह का नाम जो मीडिया में खबर है, ठीक है, कि 45 से 50% तक वोटर्स वहां बढ़े हैं। वो वोटर्स कहां से आए? क्या इतने नए बच्चे पैदा लिए 22 साल के बाद?
ये जो सवाल है कि एक एक जिले में जो 40% 50% वोटर का इजाफा है, ठीक है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसको एक प्योर शुद्धिकरण के लिए प्रयास ना करे? बिल्कुल करना ये चाहिए। सारे सवाल आप पे हैं कि आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। संजय जी एक बात और, कुछ बीएलओ की मौत की बात आ रही है, तो इसमें एक थ्योरी तो ये भी है संजय जी कि भाई जिनके नाम कट रहे हैं उन्होंने उनको धमकाया है असामाजिक तत्वों ने, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने, बताइए। धमकार है तो जो मालिक का तोता है ज्ञानेश कुमार, जो नरेंद्र मोदी को जो तोता है, ठीक है ना, तो ये भी तोता का भी एक छोटा मतलब 10 सेकंड में कहानी सुना देता हूं। तो तोता जब मालिक पूछ रहा है, अरे ये तो बिहार में तो गजब कर दिया, गजब तू किया कैसे? बोले मालिक हम तो 2ab का फॉर्मूला जो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला बताया, सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारा चल रहा है। a2ab का सवाल बिहार में कर दिया। बोला 2ab का सवाल किया है मालिक, आपको दिया मैंने, कौन सा गलत कर दिया? ये चुनाव आयोग को दबाव है, ओरिजिनल जो वोटर है इसको नाम कटो। जैसे बिहार मैं इसी पर सौरभ जी की भी प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि समय की कमी है, समय की। सौरभ जी क्या बीएलओ पर एंटी सोशल एलिमेंट का दबाव है, बताइए। बिल्कुल है, ना केवल एंटी सोशल एलिमेंट का दबाव है, लोकल तृणमूली गुंडा नेता और इसके सारे जो तंत्र है सबके ऊपर दबाव है। शुक्रिया, बिहार का मिर्ची थोड़ा शुक्रिया। आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि बीएलओ जो इस काम में लगे हुए हैं उनको संरक्षण दीजिए, उनको काम करने दीजिए। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी है, करने दीजिए। जो फिर उसके बाद जो भी होगा फेयर में, जो जीते जो हारे उससे कोई मतलब नहीं बनता लोकतंत्र में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सौरभ सिकदर जी, शुक्रिया संजय सरकार जी, शुक्रिया प्रसेनजीत दा, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में किस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर रस्साकशी चल रही है। अभी वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त आप बात करेंगे कि कर्नाटक के सीएम कुर्सी को लेकर कैसी रस्साकशी चल रही है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान जारी है। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर दो गुटों में यह जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गुट है तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का खेमा। मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया अपने 2.5 साल पूरे कर चुके हैं, तो अब जो बाकी बचा हुआ अगला 2.5 साल है उसके लिए सीएम की कुर्सी पर डीके शिव कुमार का दावा है। क्योंकि डीके शिव कुमार गुट दावा कर रहा है कि आला कमान ने उसी समय मुख्यमंत्री बनाने का यह वादा किया था कि 2.5 साल बाद बनाएंगे, लेकिन सिद्धारमैया का तो अलग ही दावा है। वो कह रहे हैं कि वही पूरा 5 साल सरकार का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बीच में एक और कोशिश की, मंत्रिमंडल के विस्तार की, लेकिन डीके शिव कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर रोक लगा दी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन आला कमान ने उस समय सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। अब एक बार फिर से गेंद आला कमान के पाले में है, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर फैसले को लेकर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस आला कमान के सामने फिर से आ गई है। इन सब के बीच कर्नाटक में जो गृह मंत्री जी परमेश्वर है, उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेदों को सिरे से खारिज किया है। No political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA themselves have expressed that they have not gone for the political reasons. So they themselves have made statements. So why are you people thinking that it is for the political reason? There is absolutely nothing is happening in this state. Speculations, lot of speculations, and you guys in the media create speculations, more and more speculations. तो विपक्षी बीजेपी को मौका मिला। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा है कि सिद्धारमैया ने वचन भंग किया है और असल मंशा सत्ता सौंपने की है ही नहीं। उनका कहना है कि सिद्धारमैया किसी भी तरह अपनी कुर्सी को बनाए रखना चाहते हैं। I am telling na, last 1 year telling na, the 2.5 years formula is there. What DK Suresh says, he is confirming that. Siddaramaiah has to give Vachana Brashta, not Vachana Brashta. Give the power to DK. That is intention. Many MLAs are going to Delhi because
stop Siddaramaiah to continue. तो जबरदस्त उठापटक चल रही है कांग्रेस के अंदर। बेंगलुरु से सीधे जुड़ रही है हमारी संवाददाता ज्योति इस खबर पर। ज्योति, सबसे पहले तो आपने जो रिपोर्ट भेजी थी उस पर बताइए, क्योंकि जो डीके सुरेश हैं उनका कहना है कि नहीं सिद्धारमैया अपने वचन का पालन करते हैं, दे देंगे सीएम की कुर्सी। क्या चल रहा है बेंगलुरु में? और लालचंद जी, कल से कर्नाटका राजनीति में एक बात बहुत ही हलचल मचा रहा है, वो है कि वादा किया है सिद्धरामैया जी ने, वादा किया है तो उन्हें निभाना पड़ेगा। कल डीके सुरेश, डीके शिव कुमार जी की जो भाई है और बमुल प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि कल कर्नाटका सरकार 2.5 साल कंप्लीट कर चुका है, तो इसके वास्ते डीके शिव कुमार जी की जो सपोर्टर्स है वो दिल्ली परेड कर रहे हैं, वहां पे हाईकमान से उन्होंने वहां पे मुलाकात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो पहले दिन से 2023 से अब तक यही बात चलती आ रही है कि 2.5 साल का अग्रीमेंट हुआ है, पावर शेयरिंग हुआ है सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच, तो पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो इसीलिए डीके सुरेश जी की ये स्टेटमेंट है ना, सिद्धरामैया जी जो वादा करते हैं उनको निभाते हैं, ये कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा अर्थ छिपा हुआ है। ज्योति, जिस तरह से कि सिद्धारमैया ने एक और दांव खेलने की कोशिश की कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया, इस पर क्या अपडेट है? ऑब्वियसली इतने दिनों तक आपको भी पता है कर्नाटका में नवंबर रेवोल्यूशन होगा, नवंबर क्रांति होगा, कैबिनेट रिशफल होगा या कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, इसी बात का चर्चा हो रही थी। लेकिन हाईकमांड अभी इस कैबिनेट रिशफल को थोड़ी सी रोक लगा दिया है। कल डीके शिव कुमार जी की जो सपोर्टर्स थे वो उन्होंने दिल्ली पे वहां पे परेड कर रहे थे, हाईकमांड के आगे पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जी में उनका मुलाकात हुआ। तो उसी के बाद यहाँ पे कर्नाटका में डिनर पॉलिटिक्स चल रहा है। सीएम सिद्धरामैया और उनके जो आप्त वर्ग में है वो विधायक या मंत्रीगण वहां पे डिनर पॉलिटिक्स में भी वहां पे शामिल हुए थे। अभी तक मतलब नवंबर रेवोल्यूशन होगा या ना होगा, लेकिन 2.5 साल का ये एग्रीमेंट है ना, पावर शेयरिंग है ना, ये बहुत ही हलचल मचा रहा है। डीके शिव कुमार जी की जो सपोर्टर्स है 2023 में कर्नाटका में कांग्रेस सत्ता में लाने के लिए डीके शिव कुमार जी का योगदान बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो एग्रीमेंट हुआ है 4 दीवारों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, पावर शेयरिंग तो होनी ही होनी चाहिए। डीके शिव कुमार जी को भी एक मौका मिलना चाहिए, ऐसे डीके शिव कुमार जी की सपोर्टर्स कहते हैं। वहीं पे सिद्धरामैया जी की सपोर्टर्स कहते हैं कि सिद्धरामैया जी कल चामराजनगर में यही स्टेटमेंट दोहराया है कि 5 साल तक मैं ही सीएम बन के रहूंगा। तो मतलब यहाँ पे कर्नाटका पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस में चल रहा है, नवंबर क्रांति होगा या लीडरशिप का बदलाव होगा, नायकत्व का बदलाव होगा या कैबिनेट रिशफल होगा, सब बहुत लोग कहते हैं कि जनवरी में कुछ बदलाव होगा, बहुत लोग कहते हैं कि कैबिनेट रिशफल होगा। मतलब ये नवंबर रेवोल्यूशन है ना, बहुत ही। लेकिन एक बात तो ज्योति लग रही है कि घड़ी की सुई 2.5 साल पीछे घूम गई है और एक बार फिर से अब दिल्ली में ही फैसला होना है। 2.5 साल पहले भी यही सब हो रहा था जब कई हफ्ते तक मामला लटक गया था। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जुड़ने के लिए। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है, क्या डीके शिव कुमार को वादे के मुताबिक कुर्सी मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।